भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर लिखी कोई योजना नहीं थी, बल्कि ये देश के करोड़ों मरीजों की जिंदगी आसान बनाने वाला एक बेहद खास सपना था। पूरे देश के अस्पतालों को तकनीक से जोड़ने की इस मुहिम के लिए दुनिया भर की कंपनियों के बीच होड़ लगी हुई थी, लेकिन आखिरकार इसकी मुख्य जिम्मेदारी लंदन की जानी मानी कंपनी स्काईलाइन को दी गई। इस कंपनी का मालिक 32 साल का राहुल था, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय टेक इंडस्ट्री में उसके शांत स्वभाव, तेज दिमाग और कड़े अनुशासन की वजह से थी। राहुल ने अपनी मेहनत और अपनी टीम के प्रति सम्मान से स्काईलाइन को बहुत कम उम्र में ही ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया था, और अब उसकी कंपनी को मरीजों के लिए मोबाइल ऐप और अस्पतालों के लिए एक आधुनिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना था। दूसरी तरफ इस सिस्टम को देश के हर छोटे बड़े अस्पताल में लागू करने और डॉक्टरों को ट्रेन करने का जिम्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास था, जिसकी कमान 30 साल की जिया के हाथों में थी। बेहद समझदार, निडर और अपने काम में माहिर जिया का मानना था कि काम के मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगले 6 महीनों के लिए दोनों टीमों को एक साथ मिलकर काम करना था, इसलिए दिल्ली के एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी पहली आधिकारिक मीटिंग रखी गई थी। जिया अपनी पूरी टीम के साथ टेबल पर हर जरूरी फाइल सजाकर तैयार बैठी थी, लेकिन तय वक्त बीत जाने के बाद भी सामने वाली कंपनी का कोई भी इंसान वहां नहीं पहुंचा था। जिया ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर नाखुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त और सहकर्मी रिया की तरफ देखते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहा, इन बाहर के लोगों को समय की कोई कद्र नहीं होती। इतनी बड़ी मीटिंग है और फिर भी ये लोग लेट हैं। उसकी बात सुनकर रिया ने माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा, हो सकता है फ्लाइट या सिक्योरिटी जांच की वजह से देर हो गई हो मैडम। आखिर कंपनी के मुख्य अधिकारी खुद आ रहे हैं, तो शायद उनके नियम थोड़े अलग हों। जिया ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए टेबल पर रखी फाइलों को ठीक करने लगी। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस हॉल का भारी दरवाजा खुला और कई सुरक्षा अधिकारी तेजी से अंदर दाखिल हुए। वे लोग बिना किसी से कुछ कहे कमरे के कोने कोने को जांचने लगे। मुख्य दरवाजे से लेकर खिड़कियों और प्रेजेंटेशन स्क्रीन तक हर जगह बारीकी से नजर रखी जाने लगी। हॉल में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और कमरे में अचानक एक अनजाना सा खिंचाव महसूस होने लगा। रिया ने धीरे से जिया के पास झुककर उसके कान में कहा, मैडम, लगता है ये अधिकारी कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं। इस बात पर जिया के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आई। उसने अपनी नजरें दरवाजे पर टिकाईं और बिना किसी घबराहट के बिल्कुल शांत आवाज में बोली, हम भी यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं। आने दो उन्हें, ऐसी बेइज्जती करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि भारतीयों से बात कैसे की जाती है। कॉन्फ्रेंस हॉल की सुरक्षा जांच पूरी होते ही बाहर गलियारे में जूते की कदमों की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही क्षणों में स्काईलाइन कंपनी का पूरा प्रतिनिधिमंडल अंदर दाखिल हुआ। सबसे आगे काली पोशाक में खुद राहुल चल रहा था, जिसकी आंखों पर काला चश्मा और चाल में एक गहरा आत्मविश्वास था। उसके पीछे लंदन से आई उसकी पेशेवर टीम और उसका निजी सहायक हैरी चल रहे थे। जैसे ही राहुल ने कमरे में पहला कदम रखा, उसकी निगाहें सीधे सामने बैठी जिया पर जाकर ठहर गईं। एक पल के लिए जैसे पूरे हॉल की हवा रुक गई और समय की गति थम सी गई। जिया के चेहरे का गुस्सा पल भर में गहरी हैरानी में बदल गया और उसके दिमाग में कॉलेज के वो पुराने दिन किसी बिजली की तरह कौंध गए। लाइब्रेरी में होने वाली छोटी छोटी तकरार, कैंपस की हंसी, वो अधूरे वादे और वो अलविदा जो कभी पूरा हो ही नहीं पाया था। ठीक उसी पल राहुल के बढ़ते कदम भी एक सेकंड के लिए ठिठक गए। उसने भी जिया को तुरंत पहचान लिया था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद पर काबू पाते हुए एक गहरी सांस ली, अपने सारे एहसासों को सीने में दबाया और बेहद पेशेवर अंदाज में चलकर जिया के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात की भनक तक नहीं थी कि 2 अजनबी अधिकारियों के पीछे अतीत का कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। कुछ पलों की भारी खामोशी के बाद जिया ने मीटिंग की शुरुआत करते हुए अपनी सीधी और सख्त नजरें राहुल पर टिकाईं। मिस्टर राहुल, ये आपका लंदन नहीं है। यहाँ हर काम समय से होता है और आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। जिया की बात पूरी होने से पहले ही हैरी बीच में बोल पड़ा, लंदन में यहाँ भारत जैसा ट्रैफिक जाम भी नहीं होता। राहुल ने धीमी गर्दन घुमाकर अपने सहायक को देखा, हैरी, बस करो। फिर उसने जिया की तरफ देखते हुए बहुत ही शांत और संजीदा आवाज में कहा, माफ कीजिएगा मैडम, हमें लगा था हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से देर हो गई। अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राहुल के इस शालीन जवाब ने माहौल के तनाव को थोड़ा कम कर दिया, हालांकि जिया के चेहरे पर गंभीरता अब भी बनी हुई थी। मीटिंग आगे बढ़ी और राहुल ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि मरीज के ऐप में AI आधारित लक्षण बताने की सुविधा जोड़ी जाए, ताकि शुरुआत में ही उन्हें सही दिशा मिल सके। जिया ने तुरंत उसकी बात को बीच में ही काट दिया, विचार अच्छा है, लेकिन हमें भारत के ग्रामीण अस्पतालों की सच्चाई भी देखनी होगी। अगर इंटरनेट धीमा हुआ या लोग तकनीक नहीं समझ पाए तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। इसलिए पहले बेहद सरल और मजबूत ढांचा तैयार करना चाहिए, आधुनिक बदलाव बाद में करेंगे। राहुल ने 2 सेकंड तक उसकी बात पर विचार किया और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सही कहा आपने, पहले व्यावहारिकता और उसके बाद नया प्रयोग। इसके बाद जब काम की समय सीमा पर चर्चा शुरू हुई तो राहुल ने कहा,
हर राज्य के लिए एक ही केंद्रीय टीम बना देते हैं। इस पर जिया ने तुरंत अपनी फाइलें पलटते हुए जवाब दिया, नहीं, हर राज्य के स्वास्थ्य नियम अलग हैं। स्थानीय तालमेल के बिना काम धीमा पड़ जाएगा, इसलिए क्षेत्रीय टीमों को जोड़ना ही पड़ेगा। राहुल ने अपनी सहमति में सिर हिला दिया। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो एक अनुभवी साथी की जरूरत थी। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन हर बहस का अंत एक बेहतर रास्ते पर हो रहा था और हॉल में बैठे लोग समझ गए थे कि इन दोनों की जोड़ी इस प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई और जिया ने अपनी फाइलें समेटते हुए कहा, तो ये तय रहा, कल सुबह हम जयपुर जाएंगे और वहीं से हमारा पहला निरीक्षण शुरू होगा। सब लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे और कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो गया। राहुल धीरे धीरे चलता हुआ जिया के करीब आया और दोनों कुछ पलों तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर राहुल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कभी सोचा नहीं था कि किस्मत हमें इस मोड़ पर दोबारा लाकर खड़ा कर देगी। जिया के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी देर से आने की आदत अभी तक नहीं गई। राहुल के चेहरे पर सालों पुरानी वही जानी पहचानी मुस्कान लौट आई। और तुम्हारी बात बीच में काटने की आदत, वो भी नहीं गई। दोनों के चेहरे पर एक पल के लिए पुरानी यादों का साया लहराया, लेकिन अगले ही पल दोनों बिना कुछ कहे विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ गए। शायद वक्त बदल चुका था, लेकिन उनकी अधूरी कहानी ने एक बार फिर खामोशी से सांस लेना शुरू कर दिया था। कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलते ही जिया की पूरी टीम अपने जरूरी कागजात और लैपटॉप संभालते हुए गलियारे की तरफ बढ़ने लगी। माहौल अब पहले के तनाव से काफी हल्का हो चुका था। तभी रिया मुस्कुराते हुए जिया के पास आई और बेहद धीमी आवाज में बोली, मैडम, एक बात बोलूं? ये सीईओ साहब बड़े हैंडसम हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। जिया ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसी गड़बड़? रिया ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, इनका स्टाइल सेंस बहुत खराब है। जिया ने अपनी भवें चढ़ाते हुए पलटकर पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? इतने महंगे और शानदार कपड़ों में तो थे। रिया ने इनकार में सिर हिलाया, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही मैडम, मैं तो उनके हाथ की घड़ी की बात कर रही हूँ। इतनी पुरानी और साधारण सी घड़ी पहन रखी थी, कम से कम 8-10 साल पुरानी लग रही थी। इतना सुनते ही जिया के कदम वहीं थम गए और उसकी चाल धीमी पड़ गई। उसकी आंखों के सामने अचानक पुरानी यादों का पर्दा सा खुल गया। कॉलेज की वो चिलचिलाती दोपहर की धूप, कैंटीन की वही कोने वाली मेज और वहां अकेला बैठा राहुल जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी जिया दौड़ते हुए उसके पास पहुंची थी और मुस्कुराकर बोली थी, जन्मदिन मुबारक हो राहुल। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। अरे, तुम्हें याद था? जिया ने अपने बैग से एक छोटा सा तोहफा निकाला था, खास तुम्हारे लिए। राहुल ने बड़े जतन से उसकी पैकेजिंग खोली तो अंदर एक साधारण सी कलाई घड़ी चमक रही थी। राहुल काफी देर तक उस घड़ी को देखता रहा, फिर उसकी भरी हुई आंखें जिया पर जाकर टिक गईं। इतना प्यारा तोहफा, शुक्रिया। जिया हंस पड़ी थी। अब कभी ये बहाना मत बनाना कि तुम्हें वक्त का पता नहीं चला। राहुल ने बिना एक पल गवाए वो घड़ी अपनी कलाई पर बांध ली थी। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा, कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। दोनों की वो बेफिक्र हंसी तब पूरे कैंटीन में गूंज उठी थी। मैडम, मैडम, रिया की आवाज ने जिया को खींचकर वापस हकीकत की दुनिया में ला खड़ा किया। क्या हुआ, आप कहाँ खो गईं? जिया ने अपने चेहरे पर आते एहसासों को छुपाते हुए धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं रिया, चलो सब लोग होटल चलते हैं, कल सुबह जयपुर के लिए जल्दी निकलना है। सरकार ने दोनों कंपनियों की टीमों के ठहरने के लिए शहर के एक ही बड़े लग्जरी होटल में इंतजाम किया हुआ था। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, सफर की भारी थकान के बावजूद राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो होटल की छत पर अकेला खड़ा शहर की जगमगाती रोशनियों को निहार रहा था और उसके होठों से धुआं हवा में तैर रहा था। मानो हर कश के साथ वो अपने सीने में दबे किसी पुराने दर्द को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हो। ठीक उसी वक्त नींद न आने की वजह से जिया भी टहलते हुए छत पर आ पहुंची। उसने अंधेरे में सिर्फ एक मर्द का साया देखा जो खामोशी से सिगरेट पी रहा था। बिना चेहरा पहचाने ही उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर एक अतिरिक्त सिगरेट हो तो क्या मुझे भी मिल सकती है? राहुल ने मुड़कर देखा। दोनों की नजरें टकराईं और हवा में तैरती ठंडक के बीच वक्त एक बार फिर कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। राहुल ने बिना कोई सवाल किए सिगरेट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। जिया ने एक सिगरेट निकाली, राहुल ने लाइटर की लौ जलाई और दोनों बिल्कुल खामोश होकर छत की रेलिंग के पास जा खड़े हुए। दोनों के बीच सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी और धुएं की पतली लकीरें उनके दरमियान से गुजर रही थीं। काफी देर तक खामोशी का सन्नाटा छाए रहने के बाद राहुल ने उस सन्नाटे को तोड़ा। 5 साल बीत गए। जिया की नजरें सामने शहर की दूर चमकती बत्तियों पर ही टिकी रहीं। उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा, शादी कर ली तुमने? राहुल ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, 2 साल हो गए। कुछ पलों के लिए फिर से वही भारी खामोशी छा गई। फिर राहुल ने नजरें झुकाकर पूछा, और तुम?
जिया ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और होठों पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, मेरी भी सगाई होने वाली है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में शिकायतों से ज्यादा वो शब्द तैर रहे थे जो सालों पहले कभी कहे ही नहीं जा सके थे। दोनों के होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान थी, लेकिन दिल के किसी गहरे कोने में बीता हुआ वक्त आज भी पूरी शिद्दत से जिंदा था, और रात की ठंडी हवा उनके बीच से गुजरते हुए शायद यही गवाही दे रही थी कि किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाकर भी उनके दरमियान एक कभी न खत्म होने वाली दूरी छोड़ दी थी। चल पड़े थे राह नहीं, फिर भी कुछ बाकी रहा। वक्त ने सब बदल दिया, दिल मगर वैसा रहा। तेरी खामोश आहटों में आज भी एक घर मिला। दूरियां सब जीत गई, पर ना दिल से तू गया।